प्रस्तुत है पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट, अध्याय 2, भाग 1, मस्तिष्क की इच्छा। नई आदतें कैसे विकसित करें। 1900 के पूर्वार्ध में अमेरिका के एक प्रतिष्ठित कार्यकारी अधिकारी क्लाउड सी हफकिस से उनके एक पुराने मित्र ने संपर्क किया। उस मित्र के पास एक नए व्यवसाय की योजना थी। दरअसल उसे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में पता चला था जो अद्भुत, और उसे पूरा यकीन था कि इसका व्यवसाय बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। यह उत्पाद कुछ और नहीं बल्कि पेपरमेंट के स्वाद वाला गाढ़ा टूथपेस्ट था, जिसका नाम था पेप्सोडेंट। इस योजना में कुछ संदिग्ध चरित्र वाले निवेशक भी शामिल थे। इसमें एक निवेशक के घर पर जमीन के सौदों के संबंध में कई बार छापे पड़ चुके थे और एक अन्य निवेशक के अपराधी गिरोहों के साथ संबंध थे। इसके बावजूद इस मित्र ने हपकिस को आश्वासन दिया कि यदि वह इस उत्पाद का विज्ञापन करने की मुहिम में उसका साथ देंगे तो यह बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। उन दिनों हपकिस विज्ञापन के व्यवसाय में शिखर पर थे। यह व्यवसाय कुछ दशकों पहले ही अस्तित्व में आया था और अब तेजी से उभर रहा था। वह हपकिस ही थे जिन्होंने सिल्टस बियर का विज्ञापन करके पूरे अमेरिका को इसका कायल बना दिया था। सिल्टस बियर के विज्ञापन में हपकिस ने लोगों को बताया कि यह कंपनी अपनी बोतलों को साफ करने के लिए लाइव स्टीम तकनीक का इस्तेमाल करती है, जबकि वास्तविकता में यह कोई अनोखी तकनीक नहीं थी, क्योंकि उस जमाने में बियर बनाने वाली हर कंपनी अपनी बोतलें इसी तकनीक से साफ करती थी। पर हपकिस ने अपने विज्ञापन में इस तथ्य को दरकिनार कर दिया। इसी तरह उन्होंने अमेरिका की लाखों महिलाओं को पाम ऑलिव साबुन खरीदने के प्रति यह कहकर आकर्षित किया कि स्वयं क्लियोपेट्रा, प्राचीन मिस्र की मशहूर रानी, जिसे विश्व की सबसे सुंदर स्त्री माना जाता था, भी इसी साबुन से नहाती थी। उनके इस दावे का बहुत से इतिहासकारों ने विरोध भी किया, पर इसके बावजूद महिला ग्राहकों के बीच पाम ऑलिव साबुन की लोकप्रियता कम नहीं हुई। इसी तरह उन्होंने गेहूं के मुरमुरे को यह कहकर मशहूर बना दिया कि इन्हें बनाने के लिए गेहूं के दानों को उनके असली आकार से 8 गुना बड़ा होने तक बंदूक से दागा जाता है। इसी प्रकार की एक दर्जन से भी ज़्यादा चीज़ें, जैसे क्वाकर कंपनी के ओट्स, गुडियर कंपनी के टायर्स, विसेल कंपनी के कारपेट स्वीपर, वान कैंपस कंपनी के पोर्क और बीन्स वगैरह, हपकिस के कारण ही ग्राहकों के बीच मशहूर हुए। पहले इन चीज़ों के बारे में कोई जानता तक नहीं था, पर हपकिस ने इन्हें घर घर में पहुंचा दिया। इस प्रक्रिया में हपकिस को इतना मुनाफा हुआ कि उन्होंने अपनी आत्मकथा माई लाइफ इन एडवर्टाइजिंग में कई जगह विस्तार से लिखा है कि अत्यधिक पैसा खर्च करने में कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्लाउड हपकिस ग्राहकों के अंदर नई आदतें विकसित करने के लिए मशहूर थे। इसके लिए उन्होंने कुछ नियमों का आविष्कार भी किया था। इन नियमों ने अनेक व्यवसायों को पूरी तरह बदल कर रख दिया और कालांतर में ये सारे नियम विक्रेताओं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सुधारकों, सार्वजनिक स्वास्थ्यकर्मियों, नेताओं और कंपनियों के CEO के लिए सामान्य ज्ञान बन गए। आज भी हम साफ सफाई के लिए जो उत्पाद चुनते हैं या बीमारियों से निपटने के लिए सरकारें जो कदम उठाती हैं, उनमें हपकिस के नियमों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। कोई भी नया रूटीन यानी दिनचर्या या नियमित क्रियाएं बनाने की प्रक्रिया में ये नियम सबसे मुख्य होते हैं। पर जब हपकिस के मित्र ने उनके सामने पेप्सोडेंट का प्रस्ताव रखा, तब इस विज्ञापन गुरु ने इस प्रस्ताव में अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि अमेरिकी लोगों के कमजोर होते दांत अब कोई राज की बात नहीं रह गए थे। अमेरिका आर्थिक रूप से जितना समृद्ध होता गया, यहाँ के निवासियों के बीच अत्यधिक मीठे और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ उतनी ही मशहूर होते गए। नतीजन प्रथम विश्व युद्ध के समय जब अमेरिकी सरकार ने नए सैनिकों की भर्ती शुरू की, तब पता चला कि इन नए सैनिकों में अधिकतर के दांत बहुत कमजोर हैं। तब अमेरिका के अधिकारियों ने लोगों के दांतों के गिरते स्वास्थ्य को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। इसके बावजूद विज्ञापन गुरु हपकिस के अनुसार टूथपेस्ट बेचना आर्थिक दृष्टि से आत्महत्या के बराबर था। उस समय सेल्समैनों की एक पूरी फौज थी जो घर घर जाकर संदिग्ध गुणवत्ता वाले टूथ पाउडर और दांत साफ करने की पारंपरिक दवाएं वगैरह बेचने की कोशिश में घाटे में जा रही थी। दिक्कत यह थी कि दांतों का खराब स्वास्थ्य राष्ट्रीय समस्या भले ही बन गया हो, पर इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति टूथपेस्ट खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय दांत साफ करना लोगों की दैनिक क्रिया में शामिल नहीं था। इसलिए हपकिस ने अपने मित्र के प्रस्ताव पर विचार तो किया, पर उनका जवाब नकारात्मक ही रहा। उन्होंने कहा कि उनके लिए साबुन और खाद्य पदार्थ का विज्ञापन करना ही बेहतर होगा।
अपनी आत्मकथा में वह बताते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आम लोगों को टूथपेस्ट जैसी चीज के तकनीकी फायदे कैसे समझाए जाएं। उनके नकारात्मक जवाब के बावजूद उनके मित्र ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह बार बार आकर हपकिस को इस मसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहता रहा और उनके अहंग को सहलाता रहा। आखिरकार विज्ञापन गुरु को अपने मित्र का प्रस्ताव स्वीकार करना ही पड़ा। हपकिस लिखते हैं, अंत में मैं टूथपेस्ट की विज्ञापन मुहिम चलाने के लिए मान तो गया, लेकिन मेरी शर्त यह थी कि वह मुझे कंपनी के शेयर्स में 6 महीने के ब्लॉक अधिकतम मात्रा में शेयरों को बेचने या खरीदने का विकल्प देगा। उनके मित्र ने उनकी यह शर्त फौरन मान ली। हपकिस का यह निर्णय उनके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत समझदारी भरा साबित हुआ। इस साझेदारी से हपकिस ने सिर्फ 5 सालों में पेप्सोडेंट को दुनिया का सबसे मशहूर टूथपेस्ट बना दिया। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी लोगों में नियमित रूप से दांत साफ करने की आदत भी विकसित कर दी। जल्द ही यह आदत आश्चर्यजनक रूप से पूरे अमेरिका में फैल गई। इसके बाद तो शर्ली टेम्पल से लेकर क्लार्क गेबल जैसे सभी फिल्म कलाकार अपनी पेप्सोडेंट मुस्कान की सेखी बघाड़ने लगे। सन 1930 तक पेप्सोडेंट चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, जर्मनी से लेकर हर उस देश में पहुंच गया जहां हपकिस विज्ञापन मुहिम चला सकते थे। पेप्सोडेंट की पहली विज्ञापन मुहिम के 1 दशक बाद हुए सर्वेक्षण से पता चला कि नियमित रूप से दांत साफ करना लगभग आधी से भी ज़्यादा अमेरिकी जनसंख्या की आदत बन चुकी है। हपकिस ने दांत साफ करने को लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बना दिया था। आगे चलकर हपकिस ने अपनी एक सफलता का राज बताया कि उन्हें कुछ ऐसे इशारे और इनाम मिले जो लोगों के अंदर एक विशेष आदत विकसित करने की तीव्र इच्छा जगा सके। यह इतनी शक्तिशाली प्रणाली है कि आज भी वीडियो गेम डिजाइनर, खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियां, अस्पताल और दुनिया भर के लाखों सेल्समैन इसका उपयोग करते हैं। एक ओर जहां यूजीन पॉली ने हमें आदतों के फंदे की जानकारी दी, वहीं दूसरी ओर क्लाउड हपकिस ने हमें सिखाया कि आदतों को कैसे विकसित किया जा सकता है। तो हपकिस ने आखिर ऐसा क्या किया? दरअसल उन्होंने लोगों के अंदर इच्छा जगाई। इशारे और इनाम इसी इच्छा से सक्रिय होते हैं। इच्छा से ही आदतों के फंदे का निर्माण होता है। अपने पूरे करियर में क्लाउड हपकिस की सबसे जानी मानी तरकीब थी ऐसे इशारों का पता लगाना जिनसे लोग उनके द्वारा बेची जाने वाली चीज़ों का हर रोज उपयोग करने लगे। उदाहरण के लिए उन्होंने क्वाकर कंपनी के ओट्स के विज्ञापन में बताया कि इसे नाश्ते के रूप में खाने से आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करेंगे, पर ऐसा सिर्फ तभी संभव होगा जब आप हर रोज 1 कटोरी क्वाकर ओट्स खाएंगे। इसी प्रकार उन्होंने पेट दर्द, जोड़ों के दर्द, खराब त्वचा और औरतों की समस्याओं के लिए यह कहकर बड़ी मात्रा में टॉनिक बेचे कि बीमारी के शुरुआती लक्षण नज़र आते ही आपको ये टॉनिक पीना होगा। इसके बाद जल्द ही लोगों ने रोज़ सुबह के नाश्ते में ओट्स खाना शुरू कर दिया। यही लोग जरा सी थकान महसूस होते ही हपकिस द्वारा बेचा गया टॉनिक भी पीने लगे, जबकि दिन में 1-2 बार थकान महसूस होना सामान्य बात है। पेप्सोडेंट टूथपेस्ट बेचने के लिए हपकिस को ऐसे इशारे की ज़रूरत थी जिससे ग्राहकों को हर रोज़ इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके लिए हपकिस ने दांतों के स्वास्थ्य से जुड़ी कई किताबों का अध्ययन भी किया। इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि ये किताबें जरा भी दिलचस्प नहीं थी। फिर एक किताब में मुझे म्यूसिन प्लेग यानी दांतों के कोनों में जमने वाले मैल की परत जो सूक्ष्म जीवों की देन होती है की जानकारी मिली। आगे चलकर इसे मैंने आवरण का नाम दिया। इससे मुझे एक लोकप्रिय होने लायक विचार आया। मैंने इस टूथपेस्ट को सौंदर्य बढ़ाने वाली चीज के रूप में प्रचारित करने का फैसला किया, यानी एक ऐसा टूथपेस्ट जिससे दांतों के मैल आवरण से निपटा जा सकता है। इस आवरण की बात करते समय हपकिस ने इस तथ्य को पूरी तरह दरकिनार कर दिया कि दांतों पर यह आवरण आना तो सामान्य बात है। ऐसा हमेशा होता आया है और इससे कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। आप कुछ भी खाएं या चाहे जितनी बार अपने दांत साफ करें, यह आवरण दांतों पर आ ही जाता है। इससे पहले लोगों ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि इस बारे में ध्यान देने लायक कोई कारण भी नहीं थे। इस आवरण को तो एक सेब खाकर, दांतों पर उंगलियां फिराकर या फिर कुल्ला करके आसानी से साफ किया जा सकता है। इस आवरण को हटाने के लिए टूथपेस्ट कोई विशेष काम नहीं करता है।
यहाँ तक कि उस समय दांतों के कई प्रमुख शोधकर्ताओं ने भी कहा था कि टूथपेस्ट और विशेषकर पेप्सोडेंट बेकार है। पर ये सारे कारण मिलकर भी हॉपकिंस को रोक नहीं सके और उन्होंने आवरण की अपनी जानकारी को अपने फायदे के लिए खूब इस्तेमाल किया। उन्हें समझ में आ गया था कि आवरण के बारे में बात करके ग्राहकों को ऐसा इशारा दिया जा सकता है जिससे उनके अंदर आदत विकसित हो सके। जल्द ही कई शहरों में चारों ओर पेप्सोडेंट का विज्ञापन नजर आने लगा। इस विज्ञापन में लिखा था, अपनी जीभ को दांतों पर घुमाएं, क्या आपको एक आवरण महसूस हुआ? यही वो आवरण है जिसके कारण आपके दांत धुंधले नजर आते हैं और इसी से आपके दांतों को नुकसान भी पहुंचता है। पेप्सोडेंट के एक अन्य विज्ञापन में मुस्कुराती हुई सुंदर महिलाओं के चित्र लगे हुए थे और लिखा था, जरा गौर कीजिए कि आपके चारों ओर ऐसे कितने लोग हैं जिनके दांत सुंदर हैं। आज लाखों लोग अपने दांतों को साफ करने के लिए यह नया तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। भला कौन सी महिला चाहेगी कि उसके दांतों पर मैल का आवरण चढ़ा हो? पेप्सोडेंट इस आवरण को हटाता है। इन विज्ञापनों की खूबी यह थी कि ये सब एक इशारे पर निर्भर थे। दांतों पर चढ़ा मैल आवरण, यह एक वैश्विक चीज थी और इसे अनदेखी करना असंभव था। किसी को उसके दांतों पर जीभ घुमाने के लिए कहते ही लोग तुरंत ऐसा करते थे और उन्हें अक्सर अपने दांतों पर एक आवरण महसूस हो जाता था। हॉपकिंस ने एक बेहद सहज इशारा ढूंढ निकाला था। यह ऐसा इशारा था जो सदियों से मौजूद था और इतना सहज था कि एक साधारण से विज्ञापन को देखकर भी लोग इसे स्वतः ही मान लेते थे। हॉपकिंस ने इसके लिए जिस इनाम की कल्पना की थी वह तो और भी आकर्षक था। भला संसार में ऐसा कौन है जो अपनी सुंदरता बढ़ाना नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि उसकी मुस्कान और सुंदर हो जाए, खासकर तब जब इसके लिए आपको सिर्फ पेप्सोडेंट से अपने दांत साफ करने हो। हॉपकिंस द्वारा दी गई पेप्सोडेंट की आदत के फंदे की संकल्पना।